समधन जी, आप खाली ही तो बैठी हो, तब तक बच्चों के कपड़ों पर प्रेस ही कर लो। शाम को घर आकर आपकी ही बेटी को आराम हो जाएगा। सरला जी ने जैसे ही यह बात अपनी समधन माया जी से कही, वे तुरंत अचंभित हो गई। क्या वे सचमुच इतनी ही खाली बैठी हैं कि उनकी समधन को उनको टोकना पड़ रहा है? सरला जी तो ये कहकर आराम से जाकर सो गई और माया जी भारी मन लिए बेटी के कमरे में आकर बच्चों के कपड़ों पर प्रेस करने लगी। वह महसूस कर रही थी कि सरला जी को मेरा यहाँ आकर कुछ दिन यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। वे तो बस यह चाहती हैं कि बहू की माँ गाड़ी भरकर सामान तो लाए, लेकिन तुरंत वापस लौट जाए। लेकिन उनका अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई और था भी तो नहीं। पति का स्वर्गवास तभी हो गया था जब उनकी बेटी खुशबू 1 साल की थी। एक पल में दुनिया उजड़ना किसे कहते हैं, यह उनसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता था। किसी तरह वह इस सदमे से उभरी तो घरवाले दूसरी शादी की जिद करने लगे, लेकिन उनको दूसरी शादी की कोई चाहत ही नहीं थी। और फिर बेटा होता तो एक बार को सोच भी लेती, लेकिन बेटी के साथ वह किसी भी किस्म का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया कि पता नहीं सौतेला बाप आएगा तो मेरी बच्ची के साथ कल को कैसा व्यवहार करेगा। इससे तो अच्छा है कि वही माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बच्ची को खुद ही पाल ले। पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर में रहने नहीं दिया, तो उनके पिता और भाई उन्हें अपने घर वापस ले आए और एक कमरे का पोर्शन उन दोनों माँ बेटी को रहने के लिए दे दिया। उनके पति सरकारी नौकरी में थे, तो उनकी नौकरी जल्दी ही माया जी को मिल गई। पैसों का अच्छा सहारा था, तो उन्होंने भी बेटी की परवरिश खूब दिल खोल कर की। उसे अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और खानदान की पहली इंजीनियर बिटिया बनाया। सभी हैरान थे एक माँ की इतनी मेहनत और त्याग को देखकर। हर कोई उनका और उनकी बेटी खुशबू का ही उदाहरण दिया करता था कि मेहनत हो तो माँ जैसी और दिमाग हो तो खुशबू जैसा, जो कि इतना प्यार दुलार मिलने के बाद भी बिगड़ी नहीं, बल्कि खानदान का नाम रोशन करके दिखा दिया। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। खुशबू अब शादी के लायक हो गई थी। उसे अपने साथ में नौकरी करने वाले रमेश से प्यार हो गया, तो माया जी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की और दोनों के घरवालों की रजामंदी से धूमधाम से दोनों की शादी कर दी गई। खुशबू रमेश के परिवार वालों को ज़्यादा नहीं जानती थी। उनको बस यह पता था कि रमेश के पिता भी नहीं हैं, माँ और एक शादीशुदा बहन ही है जिनके एक बेटा है। रमेश की माँ से वो कभी नहीं मिली थी, और अगर मिली भी होती तो भी यह अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता बिना किसी को परखे कि सामने वाले के मन में कितना लालच भरा हुआ है। सरला जी को जब खुशबू और उसकी माँ के बारे में पता चला तो वे तो खुशी से झूम उठी। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि रिटायर होने के बाद माँ के सारे फंड, रुपये और मकान पर उनके बेटे का ही अधिकार होने वाला है। और वैसे भी पूरी जिंदगी के लिए उन्हें एक ऐसी कमाऊ बहू मिल गई थी जो खुद भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, और उसकी माँ भी। माया जी खुशबू की शादी के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी। पहला बेटा जब हुआ तो भी उन्होंने उनका घर भर दिया था। दामाद को बाइक, डबल डोर फ्रिज के साथ साथ सरला जी के कान के टॉप्स, खुशबू के लिए सोने का हार, उसके ननंद और नंदोई के लिए सोने की चैन और रमेश के लिए भी एक बढ़िया सी सोने की चैन बनवा कर दी थी। इसके अलावा सबके कपड़े, बच्चे की चैन और उसके कपड़े भी, कुल मिलाकर सरला जी की औकात से कहीं ज्यादा दिया था। पूरे खानदान में सरला जी की वाह वाह हो गई। मीठा वह इतना बोलती थी कि सामने वाला इंसान उनका मुरीद होकर रह जाता। जब भी खुशबू मायके जाती तो उसे 1 या 2 दिनों से ज़्यादा नहीं जाने देती, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन में भी बहू की माँ बहू को उतना ही सामान देगी और 10 दिन में भी। समय धीरे धीरे यूं ही बीतने लगा। खुशबू और रमेश को सरला जी का लालच साफ साफ दिखाई देने लगा, और अब वे दोनों माया जी से बोलकर सामान में कटौती भी करवाने लगे। लेकिन यह सब इतना आराम से हुआ कि तेज तर्रार सरला जी यह सब समझ ही नहीं पाई। अब खुशबू जब मायके जाती तो बस बच्चे और अपने पति के कपड़े ही लाती।
अपने और अपनी सास के नहीं, राशन के सामान में भी कटौती होनी शुरू हो गई। अब सरला जी को सारा खेल समझ आ गया। अब उनको माया जी का घर में आना बुरा लगने लगा। वह 2 दिन के लिए भी आती तो कभी उनसे फ्रिज साफ करवा लेती और कभी रसोई की सफाई में उन्हें लगा देती। माया जी नौकरी करने के बावजूद भी उनकी तरह तेज तर्रार रही थी। उनको तो बेटी के घर आकर वैसे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। कुछ ही सालों बाद माया जी अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गई। अब सरला जी की नज़रें उनके फंड पर थी, लेकिन रमेश और खुशबू ने माया जी को एक प्लाट दिलवा दिया, यह सोचकर कि जमीन के रेट बढ़ते ही रहते हैं। बाकी पैसों की उन्होंने एक एफडी करवा दी। कुल मिलाकर सरला जी के हाथ कुछ नहीं आया। माया जी के लिए अब अकेले समय काटना और भी अधिक मुश्किल हो गया था। उनका मन खुशबू और बच्चों से मिलने का करता, लेकिन समधन सरला जी का स्वभाव देखकर उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती, और अगर कभी जाती भी तो पहले सरला जी के मन में लालच भरना पड़ता कि मैं आपका सूट ले आऊं क्या, या चलो आपको चप्पल ही पहना लाऊं। लेकिन कपड़े और चप्पल के द्वारा भी ये आव भगत 1 या 2 घंटे तक ही रहती। उसके बाद सरला जी को माया जी भारी लगने लगती। वे उनसे बात नहीं करती, और करती भी तो ताने मारती कि आजकल तो सब बस अपने बेटी और दामाद को ही देने लगे हैं। लेकिन मैं तो जितनी बार भी बेटी के ससुराल जाती थी, किसी का ले जाऊं या ना ले जाऊं, अपनी सास का जरूर ले जाती थी। माया जी जब ये बातें खुशबू को बताती तो उसे गुस्सा भी आता, लेकिन घर का माहौल वो खराब नहीं करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे माया जी ने भी जवाब देना सीख लिया। आखिर कब तक लड़की की माँ समझकर ताने सुनती रहती। फिर एक दिन ऐसी ही कुछ बात चल रही थी कि जब सरला जी बोली, मैंने तो सोच लिया है कि आप अपनी लड़की को बहुत दो और मैं अपनी को बहुत दूंगी। यह सुनकर माया जी से रहा नहीं गया और वे तुरंत बोली, मैं इसलिए इतना देती हूँ क्योंकि अब भी और मेरे बाद भी यह सब कुछ खुशबू का ही है, और दूसरा मेरी खुद की कमाई है। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। मुझे खुशबू के अलावा और किसी का नहीं करना। लेकिन आपको अपने बहू बेटे और पोते को भी देखना है। मुझसे हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपसे हिसाब लेने वाले हैं, इसलिए हमारी आपसे कोई बराबरी ही नहीं है। अब यह टका सा जवाब सुनकर सरला जी का मुंह उतर गया, लेकिन बात बिल्कुल सही और खरी थी, तो आगे कुछ बोलने की सरला जी की हिम्मत ही नहीं हुई। समधन ने पहली बार टका सा जवाब दिया था, लेकिन इसकी शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि किसी से बोलने पर उन्हें अपनी बात भी तो बतानी पड़ती, और बहू बेटे के सामने वह शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। और खुशबू और रमेश माया जी को अपने पास ही रखने की जिद करने लगे, तो माया जी ने साथ रहने की बात तो नहीं मानी, लेकिन इस बात पर राजी हो गई कि अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो यहीं रहा करेगी। खुशबू ने भी अपनी सास की तरह पैंतरेबाजी सीख ली थी। मीठा बोलकर उसे भी सास से काम निकलवाना आ गया था। ऐसे ही एक बार की बात है कि जब माया जी सबके कपड़े धोकर आराम से बैठी ही थी कि सरला जी कहने लगी, रोटियां आप ज़्यादा अच्छी बनाती हो, एकदम करारी करारी, मेरी 2 रोटियां सेक दो। अब मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन फिर यह सुबह शाम होने लगा। न सिर्फ रोटियां बल्कि चाय आदि भी अब उन्हीं के जिम्मे हो गई। ऊपर से उनको रोटियों और पराठों पर घी कम लगाने की भी हिदायतें मिलने लगी। यह कभी खुशबू के सामने भी हो जाता तो उसका मन खिन्न हो जाता। अरे एक तो बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, ऊपर से ऐसे ऑर्डर पेल रही है जैसे वे मेरी माँ न हो बल्कि कोई नौकरानी हो। लेकिन खुशबू ने एक दिन इसका भी हल सोच लिया। उसकी मम्मी जैसे ही रोटी बनाने चली तो वह बोली, मम्मी कल कितनी मोटी रोटी सेकी थी आपने, ऊपर से कोने भी जला रखे थे। अरे मम्मी जी जैसी रोटी सेका करो ना, देखो मम्मी जी कितनी मुलायम और बढ़िया रोटियां सेकती है। तुम रहने दो मम्मी, मम्मी जी ही बना लेगी। और खुद बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। सरला जी का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन बहू को नाराज भी नहीं कर सकती थी, इसलिए सबकी रोटियां सेकी, लेकिन वह उसमें भी चालबाजी से बाज नहीं आई। रोटियां केवल सेकी, उन पर घी माया जी से ही लगवाया कि चलो दोनों गप्पे मारेंगे, किचन में ही चलते हैं। खुशबू और माया जी सरला जी की हालत के मजे ले रही थी।
फिर एक दिन सरला जी बोली, समधन जी आप खाली ही तो बैठी हो, कपड़ों पर प्रेस ही कर लो, वरना शाम को आकर आपकी बेटी खुशबू को ही करने पड़ेंगे। अब ये कोई कहने वाली बात तो थी नहीं, उन्हें खुद भी दिख रहा था कि शाम को बेटी के लिए कोई काम न छोड़ें, क्योंकि वो वैसे ही इतनी थकी हारी आती है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि खुशबू आज ऑफिस की आधी छुट्टी में घर आ गई थी, क्योंकि उसके ऑफिस में किसी की डेथ हो गई थी। जैसे ही उसने फिर से सास को अपनी माँ को ऑर्डर देते हुए सुना तो बोल पड़ी, मम्मी जी ये यहाँ पर बसने नहीं आई हैं, 1-2 दिन में चली जाएंगी, तब भी तो हमें ही करना है ना अपना सारा काम, फिर इनको देखकर इन पर हद से ज़्यादा निर्भर क्यों होना। जरा सोचिए, कल को आप यदि इनके घर जाएं और ये आप पर ऐसे ही ऑर्डर पिलाएं तो आपको कैसा लगेगा। और मेरी मम्मी तो वैसे भी बैठकर खाने वालों में से है भी नहीं। यह सुनते ही सरला जी तुनक कर बोली, लो मैं कौन सा कोई अपना काम करवा रही थी, अरे तेरे भले के लिए ही तो बोल रही थी, मुझे क्या, अब से कहूँगी भी नहीं। खुशबू बोली कि मम्मी जी चिढ़िए मत, मैं तो बस आपको यह समझाना चाह रही हूँ कि आप उन्हें ऐसे ऑर्डर मत दीजिए, जैसे आप अपने मेहमानों को रखती हैं वैसे ही इन्हें भी रखिए। ये घर से कोई फालतू नहीं है, वो तो बस मेरा प्यार इन्हें यहाँ खींच लाता है। अगर इनके भी बेटा बहू होते तो ये क्यों मारी मारी फिरती। इनके आने से सभी को कितना आराम हो जाता है, लेकिन वे यह सब अपनी मर्जी से करती हैं, अपना टाइम काटने के लिए। किसी के ऑर्डर पर ये कुछ नहीं करेगी, इनका मन होगा तो ये काम करेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। खुशबू ने आज आखिरकार अपने मन का गुबार निकाल ही दिया। कितने दिनों से देख रही थी सब कुछ, किसी भी बात की हद होती है। उस माँ के लिए तो वो किसी से भी नहीं सुनेगी, जिसके लिए खुशबू ही सारा संसार है। आज खुशबू ने ना कोई बदतमीजी की और ना ही उसने सास को नीचा दिखाया, लेकिन 2 टूक बात कहकर अपनी माँ का मान बढ़ाया था, क्योंकि आज तो सास ऑर्डर दे रही थी, कल को कोई और देता और ये वह कभी नहीं होने दे सकती थी। उसने तो सास को भी पूरा मौका दिया था कि वह खुद ही समझ जाए, लेकिन जब बात की अति हो गई तब उसे बोलना ही पड़ा। आज माया जी की आंखें नम हो गई थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए गर्व भी हो रहा था। और उधर सरला जी सोच रही थी कि पता नहीं अब तीज पर मेरा सूट आएगा भी या नहीं, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, लेकिन उन्हें समय समय पर सुधारते रहना चाहिए। साथ ही साथ हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपने मेहमानों से पेश आते हैं और उनकी खातिरदारी और इज्जत करते हैं, उसी प्रकार से बहू के घर वालों की भी उतनी ही खातिरदारी और इज्जत करें, क्योंकि वे भी तो इंसान हैं। आखिर उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दिया है आपको, तो वे तो और भी ज़्यादा सम्मान के हकदार होने चाहिए। वैसे साथियों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।